जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि रोज़ शाम को 6:30 बजे हमारी क्लास आती है, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जितनी भी क्लास है उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, और उस जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सारी की सारी वीडियोज़ को इकट्ठा देख सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब भी आपका एनसीसी में आपको एनसीसी ज्वाइन करनी होती है तो मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहले आपका होता है फिजिकल, फिर आपका होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और तीसरा आपका यहाँ पे होता है इंटरव्यू। तो अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे मेनली जीके से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। तो एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको चीज़ें बड़े ही आराम से समझ में आएंगी। तो बिल्कुल ध्यान आपको यहीं पे रखना है आपका, ठीक है, और अच्छे से समझना है और चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। एक इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और वहाँ से आप पीडीएफ और वीडियोज़ के लिंक और सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो भी नाम आए वही करेक्ट होगा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस जी आपको पता है कि किस किस चीज़ से रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस जी? एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वाला स्लोगन। इसके अलावा 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? तो 1939 में की थी। कब की थी? 1939 में की थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस से अलग होकर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग मतलब कि हमारा नेशनल कैलेंडर कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो नेशनल कैलेंडर की अगर हम बात करें तो शक संवत जो है वो है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। शक संवत, तो शक संवत जो है वो है हमारा क्या है भाई? राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाए कि ये कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी शक संवत की? तो वो हुई थी 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो ये बात भी आपको पता हो तो अच्छा रहेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। शक संवत, तो शक संवत हमारा क्या हो गया? राष्ट्रीय कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रगान जो है हमारा वंदे मातरम, उसे गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितनी देर के अंदर कंप्लीटली गाया जा सकता है? तो राष्ट्रगान जो है हमारा है वो कितनी देर में गाया जा सकता है? वो गाया जा सकता है 52 सेकंड के अंदर। किसके अंदर? 52 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने की थी। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एक साइंस का टॉपिक होता है जिसके अंदर बात यह है कि जितने भी हैवी मेटल होते हैं, यानी कि बड़े मेटल होते हैं, वो सारे के सारे रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा जो होते हैं इनको, कणों को रिलीज करते हैं। इसी चीज़ को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। मेनली जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, जो यूज हम करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम यूज करते हैं, या फिर न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जिनका यूज किया जाता है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए एक तो। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी वो हेनरी बैकरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। स्पेलिंग आपको देखनी पड़ेगी। तो हेनरी बैकरल ने की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि जब ये एटम रिलीज करते हैं, इस तरह के कण रिलीज करते हैं अल्फा बीटा और गामा, तो इनमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, तो लास्ट प्रोडक्ट बनता है पीबी। पीबी किसका सिंबल होता है, लेड का सिंबल होता है, यानी कि सीसा जो होता है ना उसको हम पीबी से दर्शाते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो पेसमेकर जो होता है उसका संबंध होता है शरीर के हृदय से। तो हृदय से संबंध होता है पेसमेकर का, ये बात आपको पता हो। हृदय को एक तरीके से आर्टिफिशियली एक बार के लिए चलाने के लिए, पंप करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, अगर हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है वो हीरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीरा कार्बन का सबसे सर्वाधिक रूप होता है। हीरे के बारे में मैं आपको और चीज बता दूं, कार्बन जो होता है, कार्बन के मुख्यतः हम 3 एलोट्रोप्स को डिस्कस करते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, अपरूप होते हैं, हिंदी वालों को मैं बता दूं। अपरूप क्या होते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, केमिकली तो वो एक ही चीज है, लेकिन वो देखने में अलग अलग दिखते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग होती है। उनको हम क्या कहते हैं भाई, एलोट्रोप बोल देते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप मेन कौन कौन से हैं, एक तो डायमंड है, ठीक है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा है फुलरीन। क्या है, फुलरीन। तो ये 3 जो हैं ये मेन जो होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। डायमंड जो होता है यानी कि हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, लेकिन ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। मतलब क्या हुआ कि हीरे के अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, लाइट यानी कि करंट पास नहीं हो सकता। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता होगा कि जो पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है वो किस चीज़ का होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो कभी भी पेंसिल को बोर्ड में मत डालना, क्योंकि उसमें से करंट पास हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कार्बन से रिलेटेड जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो एक्सरे है, एक्सरे आपको पता होगा, एक्सरे करवाते हैं हम, ठीक है, शरीर का। तो एक्सरे क्या होती है, रे होती हैं एक। इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, ये हम कह सकते हैं कि किसने की थी, रोएंटजन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो सबसे पहले मानव द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। यह भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे, तो तांबे का प्रयोग तो वो जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। लोहे का प्रयोग हम बाद में करने लगे हैं, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करते थे, तांबे का प्रयोग करते थे। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो जो बाह्य आकाश होता है ना वो अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं। तो लाइट जो होती है, लाइट हमको वैसे नहीं दिखाई देती, लाइट, आप लाइट को देख नहीं सकते। ये आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप लाइट को नहीं देख सकते, आप रोशनी को नहीं देख सकते। कब तक नहीं देख सकते, जब तक वो किसी चीज पर नहीं पड़ती, किसी वस्तु पर नहीं पड़ती, ठीक है, वस्तु पर नहीं पड़ती। लाइट, रोशनी हमें जब ही दिखाई देती है जब वो किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, ठीक है। अगर कोई वस्तु नहीं होगी तो आपको रोशनी भी नहीं दिखाई देगी। आकाश में जब हम जाते हैं जहाँ पे वैक्यूम होता है, जहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस होता है, वहाँ पे लाइट हमको दिखाई नहीं देगी। तो आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई पड़ता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूरबीन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो किया था वो किया था गैलीलियो ने। दिल्ली में स्थित जो है महात्मा गांधी की जो समाधि है, महात्मा गांधी की जो समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। इस पर तो जब भी कोई नेता आते हैं, विदेश से आते हैं या अपने देश के नेता आते हैं, तो वे कहते हैं कि राजघाट पर जाके महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो 1853 के अंदर चली थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहां से कहां तक? मुंबई से लेके थाने तक चली थी। मुंबई से लेके थाने तक चली थी। भारत में जो पहली ट्रेन चली थी 1853 में चली थी। मेट्रो सेवा अगर पूछी जाए सबसे पहले कहां पर चली थी, तो कोलकाता में चली थी मेट्रो सेवा सबसे पहले। और रेल चली कब थी? 1853 में चली थी। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर क्या होती है? ये इंडियन एयरफोर्स की रैंक है। स्क्वाड्रन लीडर क्या होती है? इंडियन एयरफोर्स की रैंक होती है, ठीक है। और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो थे वो क्या थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। कब गए थे ये? 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। इनसे जब पूछा गया कि इन्हें आसमान से अपना मतलब धरती कैसे दिखाई दे रही है तो और भारत कैसा दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखो, मुख्यमंत्री जो होती है वो किसी भी स्टेट की होती है। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी वो बनी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। कौन से राज्य की बनी? तो यूपी की बनी, उत्तर प्रदेश की बनी। अगर पहली महिला राज्यपाल पूछी जाए तो वो आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू जी। और ये भी कौन से राज्य से की बनी पहली महिला राज्यपाल? तो यूपी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू। देश में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। दोनों कहाँ की थी? मतलब दोनों किस स्टेट की बनी? यूपी की बनी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। भगवत BD शर्मा भी बोल देते हैं। भगवत दयाल शर्मा जी क्या थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हरियाणा की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से अलग होकर बना हरियाणा पंजाब 1 नवंबर 1966 को। इनका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। दोनों की संयुक्त राजधानी, संयुक्त हाईकोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चंडीगढ़ का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था? तो ली कार्बुजिए ने बनाया था। ली कार्बुजिए कहाँ का था? फ्रांस का था। तो ये बात भी आपको पता हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चंडीगढ़ के अंदर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि रॉक गार्डन जो है, रॉक गार्डन जिसे हम नेकचंद गार्डन के नाम से जानते हैं, नेकचंद गार्डन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। आपने अभी कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर बनी फिल्म देखी होगी शेरशाह जो मूवी है उसके अंदर जो मतलब कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी जो गर्लफ्रेंड के सीन आते हैं वो कहाँ के हैं? सारे के सारे रॉक गार्डन के हैं। रॉक गार्डन के वो सीन हैं, जितनी भी सारे वो पीछे झरने दिखाई दे रहे हैं या जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? इसीलिए 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि UN डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन दिवस या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर आपको ऐसे हो कि 1945 हम भूल जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अब आप नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? मैं आपको रीजन बता देता हूं। देखो, आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि पहला वर्ल्ड वार आपका कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेके 1918 तक हुआ। दूसरा वर्ल्ड वार जो आपका हुआ वो हुआ 1939 से लेके 1945 तक हुआ। अब 1939 से लेके 1945 तक जब आपका दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो सभी ने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो अब एक ऐसी पंचायत, महापंचायत बनाई जाए जिसमें क्या हो कि सभी देश आपस में सॉल्यूशन कर सकें बैठ के और दोबारा से ये वर्ल्ड वार ना हो। तो उसी के लिए 1945 के अंदर जब दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसी टाइम के ऊपर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को
यूनाइटेड नेशन को बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसके क्या है भाई, हेडक्वार्टर है, ये बात भी आपको बताओ। एक और चीज आती है इसी से रिलेटेड, वो आती है आईसीजे। आईसीजे का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, आईसीजे के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, तो वो हैं द हेग में। द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन आपको ये रेगुलरली देखने हैं, और जब आपके एग्जाम में आएंगे ना तब आप देखेंगे कि हाँ ये तो हमारे लिए हेल्पफुल है। और टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पे ज़रूर फॉलो कर लें। आपको जाके सिर्फ इतना सा सर्च करना है, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में स्थित है भाई। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो पहले जो महासचिव थे वो थे त्रिगवेली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस समय कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर देश, तो टोटल है 193 कंट्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद मैं आपको बता देता हूं। सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके अंदर टोटल कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, 5 होते हैं स्थायी, 10 होते हैं अस्थायी। ये जो स्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल अनलिमिटेड है, क्योंकि ये हैं स्थायी। ठीक है, और जो नॉन परमानेंट अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 साल का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं वे कौन कौन से हैं, तो वे सदस्य हैं ये, फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है, चाइना है और अमेरिका है। तो ये 5 सदस्य जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परमानेंट सदस्य होते हैं। कौन कौन से परमानेंट सदस्य होते हैं, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, यानी कि यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये आ गया कि कितने स्थायी सदस्य हैं, मैंने आपको बताया कि 5 स्थायी सदस्य है। कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी मैंने आपको बताया, द हेग, नीदरलैंड। ठीक है, हॉलैंड, नीदरलैंड एक ही बात है, यहाँ पे नीदरलैंड आप लिखो। तो नीदरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है वो क्या है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ठीक है, हेडक्वार्टर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं, ठीक है, जज जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर वो कितने जज होते हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कितने जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर। तो इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है उसके अंदर 15 जज होते हैं। कितने होते हैं, 15 जज होते हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि उन्हें चुनता कौन है। ठीक है, उन्हें चुनता कौन है भाई, यानी कि उन्हें सेलेक्ट कौन करता है, तो उन्हें सेलेक्ट कौन करेगा, उन्हें सेलेक्ट करेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये दोनों मिलके इन जजेस को चुनते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, कार्यकाल 9 साल का होता है, यानी कि एक जज 9 साल के लिए चुना जाता है। तो अच्छा लंबा खासा कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, अभी के लिए आपको करंट का आपको खुद चूज करना है। अब ये बात है, इस 87 नंबर क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इसको मत याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी का भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, हिंदी का भाषण देने वाले, आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ये बात आप याद रख सकते हैं। चलो यहाँ पे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि महासभा में हिंदी में भाषण जो सबसे पहले दिया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आपको पता है कि इनके अलावा कौन ऐसा काम कर सकता है, तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शानदार करियर वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां देश है वो कौन सा बना, तो साउथ सूडान बना। साउथ सूडान बना, साउथ सूडान। ठीक है, साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान,
इनके बारे में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। साउथ सूडान हो गया और एक नॉर्थ सूडान हो गया, ये दो सूडान होते हैं जो अलग हुए थे दोनों के दोनों, ठीक है। और साउथ वाली साइड जो सूडान था उसका नाम साउथ सूडान रख दिया, नॉर्थ वाली साइड जो सूडान था उसका नाम नॉर्थ सूडान रख दिया। एक हो गया हमारा नॉर्थ सूडान, एक हो गया हमारा साउथ सूडान। इनसे रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने आप क्या कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों तक चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हो गया, एक तो नॉर्थ सूडान हो गया और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, साउथ सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताओ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ सूडान, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ सूडान, ये आपको बताना है। नॉर्थ सूडान की कैपिटल आपको बतानी है, नॉर्थ सूडान की कैपिटल आपको बतानी है, ठीक है। तो नॉर्थ सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्तुम। क्या है भाई, खार्तुम जो है वो नॉर्थ सूडान की क्या है, कैपिटल है। खार्तुम जो है वो नॉर्थ सूडान की कैपिटल है। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, साउथ सूडान की कैपिटल बताओ भाई। जो साउथ सूडान की कैपिटल है वो हमारी कौन सी है, जूबा। साउथ सूडान की कैपिटल है जूबा और नॉर्थ सूडान की कौन सी है, खार्तुम। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आज का सेशन है वो अच्छा रहा होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख के जा सकते हैं एग्जाम से पहले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना वीडियो को। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।